तो आइए इस चैप्टर को लास्टली फटाफट ख़त्म करने की कोशिश करते हैं अंश 5 पे। आइए आगे बढ़ते हैं और कविता के अंतिम अंश के 5 पंक्तियों को एक बार फिर से ध्यान से पढ़ लेते हैं। जिनकी सेवाएं अतुलनीय पर विज्ञापन से रहे दूर, प्रतिकूल परिस्थिति ने जिनके कर दिए मनोरथ चूर चूर, उनको प्रणाम। कविता की इन पंक्तियों में ऐसे लोगों के बारे में बताया गया है जिनकी सेवाओं की तुलना किसी और से नहीं की जा सकती तथा निस्वार्थ समर्पित भाव से समाज और राष्ट्र की सेवा की। जिन्होंने इन लोगों ने अपने कार्य का कभी प्रचार नहीं किया। आशय यह है कि दिन रात देश, समाज और राष्ट्र की सेवा में समर्पित ऐसे लोगों ने अपने त्याग और बलिदान को देश के प्रति अपना कर्तव्य समझा। उन्होंने श्रेय पाने की चिंता कभी नहीं की। इनका नाम किसी अखबार या किताब में नहीं छपा। तो ऐसे बहुत से लोग हैं जो कि अपफ्रंट आके उन्होंने कुछ नहीं किया, लेकिन उन्होंने हर एक वो कोशिश की जो वो अच्छाई करने के लिए कर सकते थे, देशभक्ति करने के लिए कर सकते थे, अपना कर्तव्य मानकर जो अच्छाई करते रहे अपने आसपास के लोगों के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए। ऐसे लोगों का काम कभी भी ब्रॉडकास्ट नहीं हुआ, कभी भी प्रचार नहीं किया गया, कभी अखबार में नहीं आया, कभी किसी किताब में नहीं उनके बारे में लिखा गया, कभी उनका कहीं पे मेंशन नहीं किया गया, किसी मतलब जगह पे उनका बहुत ज़्यादा सम्मान नहीं किया गया। उन्होंने अपने सम्मान की इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन भी नहीं रखी थी, किसी चीज़ से अपेक्षा भी नहीं रखी थी। तो इसीलिए इससे ये पता चलता है कि हम मतलब बहुत से ऐसे लोग थे जिन्होंने बहुत ही निस्वार्थ भाव से काम किया और काम को करने की कोशिश की या अपने प्रयत्न किए, जो दूसरों के सामने आके दिखावा नहीं करना चाहते थे, या ऐसा नहीं था कि वो दूसरों के सामने एक लीडर बने फिरे थे। वो ऐसा भी हो सकता है कि वो नीचे से भी एक स्लो धीरे से कुछ काम करने की कोशिश कर रहे हो जिससे कि वो दूसरों का भला कर सकें। कविता फिर आता है कि आप जानते होंगे कि कई ऐसे लोग होते हैं जो काम करते हैं पर अपना प्रचार बढ़ा चढ़ा कर करते हैं। ऐसे लोग को दुनिया जानने लगती है, पर ऐसे भी लोग होते हैं जो बहुत काम करने पर भी आत्म प्रचार से दूर रहते हैं। कभी ऐसे लोगों का आदर के साथ प्रणाम करता है। वह इन अनाम लोगों की सेवाओं को महत्वपूर्ण मानता है। राष्ट्र के निर्माण की नींव में इनकी सेवाओं का महत्वपूर्ण योगदान है। कार्य करते हुए ऐसी परिस्थितियां भी आती हैं जिनसे वे उनके सपने चूर चूर हो जाएं, लेकिन उससे सपनों का महत्व कम नहीं हो जाता। कवि ऐसे उन लोगों के महत्व के बारे में बल देता है जो मानवता और देश के सुखमय भविष्य के सपने देखते हैं और उसके लिए प्रयत्न करते हैं। भले ही उन लोग के सपने पूरा नहीं होते, वो देख पाते। यदि कोई मनुष्य भविष्य में के विषय में कोई अच्छा विचार देता है तो उस विचार पर उसके बाद भी अमल करने वाले लोग पैदा होते हैं और एक न एक दिन उसके विचारों को लेकर समाज आगे बढ़ता है। तो यही बात है कि किसी एक इंसान की प्रेरणा की वजह से सामने दूसरा इंसान भी उस काम करने के लिए कार्यरत होता है। किसी एक के विचार सुनने के बाद हम उस चीज़ को करने के लिए आगे बढ़ते हैं। हो सकता है हमें कोई ऐसे बहुत से लोग होंगे हमारे लाइफ में जो हम मतलब ऐसे सामने नहीं आते, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने अपने लाइफ में हमें कुछ टाइम दिया है, हमें कुछ चीज़ों के बारे में समझाया है, हमें इस चीज़ के बारे में बताया है कि हमको लाइफ में क्यों आगे बढ़ना चाहिए और हमारे लाइफ में आगे बढ़ने के बाद कितनी सारी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। इन सब के बारे में हमको उन लोगों से पता चला है। भले ही हम उनका नाम नहीं जानते, भले ही ऐसे लोग हैं जिनके बारे में जिनको हम अच्छे से नहीं जानते, बट उनका कोई तो ऐसा आइडिया है जो हमारे साथ क्लिक कर गया और उनके जो उस आइडिया के वजह से शायद वो अपने लाइफ में उस आइडिया को कंप्लीट करना चाहते थे। अब आप ऐसा ले लो कि कोई ऐसा इंसान है जो किसी के मतलब लोगों के घर पे काम करने जाते हैं, एक लेडी है चलो, तो वो लोग के घर पे काम करने जाते हैं, घर साफ़ सफाई रखते हैं और वो चाहती हैं कि उनके जो बच्चे हैं वो एक बहुत अच्छी जॉब करें, इसलिए वो अपने बच्चों को पढ़ा रही हैं। तो उनको क्या करना चाहिए, मतलब वो भी कहीं ना कहीं उनका नाम कहीं नहीं आ रहा है। ऐसा लगेगा कि बच्चे ने इतने सब मुश्किलों के बावजूद बच्चे ने खुद मेहनत करके और वो उसने अपना हासिल किया है जो भी है, लेकिन क्या पूरी मेहनत उस बच्चे की है? क्या उस माँ का या उस परिवार वाले का कोई योगदान नहीं हो सकता है? किसी के माँ बाप नहीं होते तो उनके भाई बहन भी उनको सपोर्ट करने के लिए ऐसा सब कुछ करते, बहुत अर्ली एज से अपने सपनों को छोड़कर या फिर एक जो उनका विजन होता है कुछ अच्छा करने का वो छोड़कर नॉर्मली दूसरे कामों में व्यस्त हो जाते हैं जस्ट टू फुलफिल द नीड्स ऑफ द फैमिली या जो भी उनका काम होता है।
बट क्या इस हो सकता है कि उनके बातों को सुन के उनके जो छोटे भाई बहन हैं और या फिर उनके जो बच्चे हैं वो इंस्पायर होके, या उनसे कोई रिलेटेड है वो इंस्पायर होके उस चीज़ में बहुत आगे चला जाए, तो भले ही वो सफल हो गया, लेकिन इस इंसान के आइडिया की वजह से वो सफल हुआ है। तो इस इंसान का भी उतना ही महत्व है, इस इंसान का भी उतना ही बलिदान का भाव है, इस इंसान के अंदर भी उतना ही साहस भरा हुआ है, इस इंसान की भी उतनी ही सराहना की जानी चाहिए जितने कि वो दूसरे वाले की जा रही है, जितने कि उस दूसरे वाले को इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है। और इसके बाद टिप्पणी आ जाता है, तो आइए दो शब्दों के बीच के अंतर को समझें, सफलता और सार्थकता। इनके बारे में आपने नाखून क्यों पढ़ते हैं पाठ में ही पढ़ा था। सफलता व्यक्तिगत या निजी भी हो सकती है, लेकिन सार्थक तो सामाजिक होती है। वही कार्य या व्यक्ति सार्थक है जो समाज में भले के लिए हो। कविता में अंतिम अंश में कवि ने सार्थक प्रयासों को प्रणाम किया है। तो इसमें जो बात की जा रही है लास्ट में, जो सार्थकता यानी आपके जीवन का उद्देश्य पूरा होना। और जीवन का उद्देश्य कभी भी सेल्फिश नहीं हो सकता, वो हमेशा, क्योंकि देखो हम बढ़ते हैं, हम इसी एनवायरनमेंट से खाना लेते हैं, हमारे आसपास के लोग हैं जो वो हमको प्रोटेक्ट करते हैं कहीं ना कहीं, और हम उस हर चीज़ की वजह से एक सेफ़ महसूस करते हैं, और हमको खाना पीने का सब कुछ मिलता है, और हर चीज़ की वजह से हमारे लाइफ में बहुत इम्पैक्ट पड़ता है, जिसकी वजह से हम आज अगर ज़िंदा भी है ना तो उस चीज़ की वजह से है। तो सोचो अगर उन सब चीज़ों की वजह से हम ज़िंदा हैं, हवा पानी हो गया, या कोई आपके आसपास काम करता है, तो कोई जिसके कारण आपको खाना मिल रहा है, आपके आसपास लोग जो चीज़ सामान बेचते हैं जिसकी वजह से आपके घर के सामान की नीड्स पूरी होते हैं। आप हर चीज़ अपने तो उगा नहीं सकते, हर चीज़ पे मेहनत कर नहीं सकते, राइट। तो इसीलिए इन सब चीज़ों का कितना ज़्यादा महत्व हो जाता है, और इसीलिए ही अगर हम अपने सेल्फिश रीजंस के लिए कुछ करना चाहे, हो सकता है कि कोई इंसान फैशन डिज़ाइनर बनना चाहता है, तो वो हो सकता है कि एक तरीके से मतलब सफलता की निशानी है अगर वो उसमें अच्छा हो भी जाता है, सक्सेसफुल हो भी जाता है। लेकिन सार्थक उसको कहा जाएगा जो हो सकता है कि फैशन डिज़ाइनर बना और उसके बाद उसने कुछ इस तरीके का मटेरियल से उसका पहचान हुआ कि ये मटेरियल बहुत अच्छा है बॉडी के लिए और बहुत सस्ते में मिलता है, और मैं इससे स्कूल यूनिफॉर्म्स बनाऊंगा, या फिर गरीब बच्चों के लिए कपड़े बनाऊंगा, या जो पुराने कपड़े जो फेंक जाते हैं उससे मैं कुछ नया वापस कपड़े बना दूंगा जिससे कि वो फेंके ना जाए। तो इस तरीके से जो समाज के बारे में सोच के कुछ किया जाता है और उसमें अगर कोई चीज़ इंसान सफल होता है तो उसको सार्थकता का नाम दिया जाता है, उसके उद्देश्य उसमें पूरा होता है। तो आइए अब हम भाव सौंदर्य को समझने की कोशिश करते हैं। आप उनको प्रणाम कविता को पढ़ें और समझ लिया है आपने, तो आपने ये भी जान लिया होगा कि कवि उन लोगों के प्रति सम्मान व्यक्त कर रहा है जो नींव के ईंटों की तरह हैं, जिनके ऊपर पूरी इमारत टिकी हुई है। ये लोग कंगूरों की भांति सबको दिखाई नहीं देते। आम आदमी उन कंगूरों को देखता है और सराहता है, लेकिन उसका ध्यान उन ईंटों की ओर नहीं जाता जो नींव में दबी हैं। कवि ने इन ईंटों का महत्व दिया है जो पूरी इमारत का वज़न बर्दाश्त किए हुए हैं। तो हमको पता चलता है कि कवि उन लोगों की सराहना करते हैं, उन लोगों को इम्पोर्टेंस देते हैं जिन लोगों ने एक्चुअली नींव रखी है, उसका जो बेसमेंट है वो एक्चुअली में ये लोग हैं जिसके वजह से, जिसके ऊपर ये इमारत खड़ी है, जिसके ऊपर ये लोग इतना सक्सेस दिखा पा रहे हैं अपना, जिसके ऊपर ये बोल पा रहे हैं कि हमने ये किया ये किया ये किया और फिर हम आज सक्सेसफुल हैं। लेकिन जिन लोगों ने उस सक्सेसफुल होने के लिए उनको जो आइडिया दिया, या जिनके साहस से वो इंस्पायर हुए, वो लोग उनकी नीड की तरह है, वो लोग उनके मेंटोर्स हैं, वो लोग उनके अंदर जो शक्ति है उसका स्रोत है, उनकी शक्ति वहाँ से ही आई है। तो इसीलिए वो भले ही लोगों को दिखे ना दिखे, लेकिन उनकी इम्पोर्टेंस हमेशा ही उतनी ही रहेगी एक इंसान के लिए। आम धारणा ये है कि नायक वे होते हैं जो कामयाब हो जाते हैं। कहावत भी है, जो जीता वही सिकंदर। कवि नागार्जुन इस सोच को तोड़कर आम आदमी का ध्यान इस ओर लेके आते हैं कि जो महानायक वे भी हो सकते हैं जो बड़े उद्देश्यों को पूरा करने के लिए जीवन भर जूझते रहे और संकटों के बावजूद जिन्होंने हार नहीं मानी। जीतने वाला राजा बन सकता है, सिकंदर शासक ही था, लेकिन नायक तो वही था जिन्होंने हार नहीं माने, भले ही साधनों के अभाव, परिस्थितियों के प्रतिकूल तथा दमन करने वाले ने उनके सपनों को पूरा नहीं होने दिया।
कवि फल को नहीं कर्म की प्रधानता देता है और कर्म को प्रधानता देता है। वो मानता है कि कर्मरत लोगों को संघर्ष व्यर्थ नहीं जाता, क्योंकि वो आने वाली पीढ़ियों इस संघर्ष को आगे ले जाती है। अंततः मानव समाज उनके फल का सुख भोगता है। तो जैसे कि सिकंदर का एग्जाम्पल दिया गया है, सिकंदर यानी कि अलेक्जेंडर जो थे, उन्होंने पोरस के खिलाफ एक अपना युद्ध लड़ा था और उसमें वो जीते भी थे, लेकिन पोरस ने उनके सामने हमेशा साहस रखा। ठीक है, तो वो पोरस बहुत ही एक छोटे जगह के राजा थे। ठीक है, लेकिन ये जो मैं बहुत ही ज़्यादा ठीक है बोल रही हूँ, बट आई विल ट्राई टू रिड्यूस इट। तो हम देखते हैं कि वो अलेक्जेंडर आते थे और सिकंदर ने बहुत कोशिश की कि वो पोरस से जीत जाए, और वो जीते भी, वो बहुत आसानी से भी जीत गए। लेकिन पोरस ने अपने अंदर कभी भी इतना ज़्यादा साहस के खाली नहीं होने दिया। वो बंदी भी जब थे तो वो पूरी तरह आंख से आंख मिलाए हुए थे सिकंदर को। तो इस तरीके की साहस की सराहना की गई है। ऐसा नॉर्मली हम देखते हैं कि जो जीत गया, जो सबसे ज़्यादा सफल हो गया, जिसने सब कुछ अच्छा कर लिया, वो इम्पॉर्टेंट है। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। जिस इंसान ने प्रयास किया, जिस इंसान ने ये सोचा कि उसको ये करना चाहिए, वो भी कहीं ना कहीं एक रोल प्ले करता है। हो सकता है सिकंदर का भी कोई मेंटोर हो जिसके वजह से, उसके गुरुओं की वजह से उसको इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिल पाया। हम सिकंदर का नाम जानते हैं लेकिन उसके गुरुओं का नहीं। लेकिन हो सकता है कि सिकंदर के गुरु उससे भी ज़्यादा मेंटली स्ट्रॉन्ग थे, जिस वजह से सिकंदर ने उनके उस स्ट्रेंथ को पहचाना और अपने लाइफ में भी उसको डालने की कोशिश की। तो इस भाव को व्यक्त करने के लिए कवि ने योद्धाओं, नाविकों, पर्वतारोहियों, आंदोलनकारियों और विचारकों का उदाहरण दिया है। इन क्षेत्रों में अपने जीवन में सफलता पाने वाले लोगों के नाम तो इतिहास में दर्ज हैं, पर इन कामों को आरंभ करने और आगे बढ़ाने वाले लाखों ऐसे लोग हैं जो गुमनाम रह गए। कवि के अनुसार वे भी उतने ही सम्मान के अधिकारी हैं। तो इसमें बहुत सारे जो थिंकर्स हैं, बहुत फिलोसोफर्स हैं, जो फ्रीडम फाइटर्स हैं और जो वॉरियर्स हैं, और नाविक यानी कि जो बोट्समैन बोल सकते हो आप, और पर्वतारोही यानी माउंटेनर्स हैं। तो इतने सारे जो लोग हैं, जो बोट्समैन या फिर आप सेलर भी बोल सकते हो, तो इतने सारे जो अलग अलग आपको स्ट्राटा दिए हुए हैं, और इसमें आपको बताया गया, अलग अलग एग्जाम्पल देके, अलग अलग उदाहरण देके आपको बताया गया है कि अलग अलग जगहों पे जो लोग सफल हुए उनका जितना इम्पोर्टेंस है, उनके काम की जितनी सराहना की जानी चाहिए उतनी ही सराहना की जानी चाहिए उन लोगों की जिनके नक्शे कदम पे ये लोग चले हैं, उन लोगों की जिन लोगों ने इनको वो साहस प्रदान किया है, उन लोगों की जिन लोगों ने इनको ये बताया है कि क्या करना गलत भी हो सकता है, जिन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करते करते, जिन्होंने कोई चीज़ स्टार्ट की थी या फिर जो मतलब इस बीच में मिडवे में मतलब सफल नहीं हो पाया और वापस आ गए, या जो भी है, या मृत्यु को प्राप्त हो गए, या बहुत बुरी तरीके से फेल हो गए, जितनी भी सारी चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं एक रोल प्ले करती है बाकी जो लोग सफल हुए उनके लाइफ में। तो इसीलिए इन लोगों का भी सेम ही इम्पोर्टेंस है जितना कि उन लोगों का है जो लोग सफल हो गए हैं। इसीलिए हर चरण के बाद कवि ने उनको प्रणाम दोहराया है। नागार्जुन जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में ऐसे संघर्षशील और सार्थक व्यक्ति के प्रति हमेशा ध्यान दिखाते हैं जिन्हें उपेक्षा और असफलता का सामना करना पड़ा है। तो बहुत से ऐसे लोग हैं जिन लोगों को ऐसे ही रिजेक्शन बहुत देखना पड़ा है, और जिन लोगों के काम की सराहना नहीं की गई है, जिन लोगों के काम को बहुत ही खराब बताया गया है, लेकिन स्टिल उन्होंने उस काम में पूरी तरीके से विश्वास रखा और उसके प्रति साहस दिखाया, उसको करने के प्रति अपने अंदर हर वो चीज़ का इस्तेमाल किया जो वो उसके लिए कर सकते थे। और यही कवि के लिए बहुत बड़ी बात है नागार्जुन जी, इसीलिए ही उनको प्रणाम करते हैं। अब आ जाते हैं भाषा सौंदर्य पे। नागार्जुन की कविताएं में संस्कृत निष्ठ शब्दावली भी है और ठेठ देशी शब्द भी नागार्जुन का शब्द चुनाव, भाव, दृश्य और परिस्थिति के उकेरने में सक्षम होता है। तो नागार्जुन का जो है वो जिस तरीके से समझाते हैं वो बहुत ही स्पेसिफिक है। वो उनका जो शब्द चुनाव है वो कहीं तो संस्कृत से आता है, कोई तो देशी शब्द भी है यहाँ पे, और वो परिस्थिति को बहुत अच्छी तरीके से समझाते हैं। मतलब इतने छोटे छोटे वर्ड्स को यूज़ करके भी उनके मेल के साथ वो इतनी बड़ी बात कह लिया उन्होंने। तो इसीलिए ये भी बहुत एक
एक ऐसा आइडिया को कह सकते हैं कि बता दिया हमें, जो कि हम नॉर्मली नहीं सोचते, जब हम एफ़र्ट्स के ऊपर नॉर्मली ध्यान नहीं देते, लेकिन अगर कोई चीज़ किसी ने सक्सेसफुली कर दी तो हम खुश हो जाते हैं। तो इस कविता को पढ़ के हमें ये पता चलता है कि हमारे लाइफ में जो लोग हमारे लिए एफ़र्ट्स कर रहे हैं, जो इस समाज के लिए एफ़र्ट्स कर रहे हैं, हमें उनकी सराहना करना कितना इम्पॉर्टेंट है। और इसी तरीके की परिस्थिति को समझाने के लिए उन्होंने इस कविता को लिखी है। उनको प्रणाम कविता में संस्कृत निज शब्दों और अनेक समासिक पदों का प्रयोग हुआ है, जैसे पूर्ण काम, लक्ष्य भ्रष्ट, उदड़ी पार, कृतकृत्य, हीन समाधि आदि। ये समासिक पद अनेक शब्दों के लिए एक शब्द भी है। इनका प्रयोग करके कोई भी रचनाकार या लेखक भाषा के अनावश्यक प्रयोग से बच सकता है। तो मतलब देखो, अगर आप देखो कृतकृत्य या फिर ऐसे हीम समाधि, जो बर्फ़ में समाधि लेता है वो है हीम समाधि, अगर उसको एक वर्ड में रखा जाए तो इस तरीके से उन्होंने बहुत ज़्यादा उसको शॉर्ट कर दिया है, कविता में आ सके उतना छोटा कर दिया है, और जिस वजह से हम इस चीज़ को समझ पाते हैं और हमें इस कविता का एक जो मेन जिस्ट है वो समझ आता है, और हम बहुत कम शब्दों में भी इसके अंदर के जो स्ट्रॉन्ग भाव हैं उसको महसूस कर पाते हैं और उस चीज़ से सीख पाते हैं। आपका भी ध्यान इस बात पर ज़रूर गया होगा कि इस कविता में भावों के अनुकूल भाषा का उपयोग है। इस कविता में अधिकतर शब्द तत्सम हैं, यह हम जान चुके हैं। संस्कृत में शब्दों को तत्सम कहा जाता है। कविता में आए हुए तत्सम शब्द को देखिए, कुंठित, लक्ष्य भ्रष्ट, अभिमंत्रित, उद्धड़ी, नव, दुर्दम, मनोरथ। ये सारे संस्कृत से डिराइव्ड शब्द, संस्कृत से लाए हुए शब्द हैं और इसलिए इनको तत्सम शब्द कहा जाता है। और उसके बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स दिए गए हैं जो इस कविता में यूज़ हुए हैं, इस कविता में इनका उपयोग किया गया है। और इसको आप अभी जैसे मैंने पढ़ के बताया, कुंठित, लक्ष्य भ्रष्ट, अभिमंत्रित, उद्धड़ी, नव, दुर्दम, मनोरथ, ये सारे शब्द उसी तरीके के हैं। लेकिन साथ ही नैया और धुन जैसे शब्द बोलचाल की भाषा के हैं। धुन संगीत की भी होती है, लेकिन यहाँ धुन का अर्थ लगन है। जो व्यक्ति किसी कार्य में दृढ़ता से लग जाता है और धुन से पक्का कहा जाता है। तो जो इंसान बहुत ही फोकस्ड होता है, जो इंसान बहुत ही एक चीज़ के अंदर घुसा हुआ होता है और उसको पूरा ना करने से वो उसको शांति नहीं मिलती है, तो इस टाइप के वर्ड्स का भी यूज़ किया गया है। बहुत बोलचाल की भाषा के भी यूज़ किया गया है और उसमें से नैया और धुन ऐसे वर्ड्स हैं। और इसको कहा जा सकता है कि एक शब्द के दो अर्थ होने वाले ये मतलब वर्ड्स हैं, जिसमें धुन का प्रयोग इस तरीके से किया है। सोना अगर आप लो तो सोना एक नींद वाला सोना भी होता है, एक सोना एक मेटल भी होता है जो बहुत कीमती मेटल होता है। तो दोनों उसके दो मीनिंग्स निकलते हैं, राइट। हो सकता है और भी मीनिंग्स हो, लेकिन ये बेसिक मीनिंग्स है। तो इसी तरीके से इस धुन के भी दो मीनिंग्स है और इस तरीके से इस कविता को लिखा गया है। इसी प्रकार छोटी सी नैया लेकर समुद्र पार करने चल पड़े और नाविक समुद्र की लहरों में ही समा गए। उन्हें आदर देते हुए कवि ने उनकी मृत्यु को निराकार होना बताया है। वे अपना भौतिक अस्तित्व साकार रूप में खो देते हैं। निराकार का एक अर्थ ब्रह्म होता है। साहसी वीरों को निराकार बताकर कवि उनकी मृत्यु को गौरव प्रदान कर रहे हैं। भाषा प्रयोग द्वारा साधारण तथ्य किसी प्रकार गरिमा मंडित होता है, उसका यह उदाहरण है। तो निराकार हम ईश्वर को कहते हैं, हम बोलते हैं कि परम कृपालु ईश्वर जो कि निराकार हैं, जिनका कोई आकार नहीं है। तो इसी तरीके से और निराकार के भी यहाँ पे दो मीनिंग हो जाते हैं कि एक तो वो जिसका और कुछ आकार नहीं बचा, जिसका अस्तित्व नहीं बचा, और निराकार मतलब वो भी जो भगवान है। तो इन दोनों को साथ में यहाँ पे यूज़ करने का कभी कभी तो बस एक तरफ एक चीज़ के ऊपर इम्पॉर्टेंस दी गई है, जैसे धुन में केवल इसमें फोकस की तरफ इम्पॉर्टेंस दिया गया है, लेकिन निराकार में इसके दोनों मीनिंग्स की तरफ इम्पॉर्टेंस देते हुए कहा गया है कि जो इसके दोनों मीनिंग्स है वो कहीं ना कहीं इंटरडिपेंडेंट है, एक दूसरे को के जो सौंदर्य को बढ़ा रहे हैं। और इसीलिए वो एक नॉर्मली निराकार होने के लिए मतलब जिसने अपना अस्तित्व खो दिया, जिसने अपना आकार भी खो दिया और अपना नाम कमाने का एक जो जगह है अपने हिस्ट्री की बुक्स में, वो भी उसने खो दिया है। लेकिन
कि इसके वजह से भी वो ईश्वर की तरह हो गया। जैसे भगवान को किसी चीज़ की मतलब अपने आप का अस्तित्व दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, जो उनमें मानता है उसके लिए वो अस्तित्व हमेशा है। उसी प्रकार इन लोगों के भी इम्पोर्टेंस की, जो लोग इनके पथ पे चले उनके लिए हमेशा इनकी इम्पोर्टेंस रहेगी, और इन लोगों के एक्सपीरियंस की वजह से उन्हें जो फ़ायदा हुआ है वो हमेशा ही उनके साथ रहेगा। और इसी के साथ होता है हमारा चैप्टर ख़त्म। आई जस्ट होप कि आपको ये बहुत अच्छा लगा हो, एंड आई होप कि हम नए चैप्टर्स भी कर सकें, एंड क्वेश्चन आंसर्स अच्छे से पढ़ना, एंड ऑल द बेस्ट कि आप सारे सब अच्छे से पढ़ पाओ और अच्छे से कर पाओ, एंड नेक्स्ट वाले चैप्टर में मिलते हैं।